रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। ये क्या है? अजी पाकिस्तान जा रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी हाँ, थर्ड ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हायला कब? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2006। कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? 9 के 9 जो क्रिकेट खेलती हैं सब जा रही हैं। अरे मोहतरमा, आप कहाँ चली? अपनी सीट बुक कराने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। कॉल एट 264-981-66। दोस्तों, हम दोनों का आदाब नमस्ते कबूल कीजिए। मैं हूँ सलीमा रजा और मैं हूँ अरशद इकबाल। हाजिर हैं हम आपकी खिदमत में एक और रोशनी के कारवां के साथ। एक ऐसा सफर जहां बातें होती हैं हिम्मत और ताकत की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही मजबूत इरादों के साथ शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बातचीत से। लेकिन बातचीत किससे? अरे भाई, सतबीर से। क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और क्लास 10th अभी इन्होंने पास किया है 78% यानी 78% मार्क्स लेकर। ब्लाइंड स्कूल दिल्ली के स्टूडेंट हैं सतबीर। और जरा ये तो सुनिए सलीमा कि इस छोटी सी उम्र में इन्होंने एक टॉकिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। अच्छा? जो कि कंप्यूटर्स में हिंदी टेक्स्ट को स्पीच आउटपुट देता है। तो आइए सतबीर से बात सुने कि उनके भविष्य के इरादे क्या हैं, वो कौन कौन से झंडे गाड़ने वाले हैं। बात कर रहे हैं जॉर्ज अब्राहम। नमस्कार सतवीर, आप अपने आंखों के प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा बताएंगे? मैं 7-8 साल का था तो स्कूल में एक दिन आई साइड बिल्कुल वीक हुई तो डॉक्टर से चेकअप कराया। पता चला कि रेटिना में होल है और डॉक्टर्स का कहना है कि बाय बर्थ है। लेकिन उससे पहले मैं सेटेड स्कूल में पढ़ रहा था तो उनकी बात पर विश्वास करना ज़रा सा मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे बढ़ गया तो आई साइड एकदम डाउन हो गई। जब आपके आंखों का प्रॉब्लम हुआ तो आपके पढ़ाई और ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? मैं सेटेड स्कूल में पढ़ रहा था पहले। उसके बाद मैं गुड़गांव चला गया, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड। गुड़गांव में मैंने 8वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद 8वीं के बाद वहाँ से मैं यहाँ इन द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन GPM सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड में 9th में मैंने एडमिशन लिया और फिलहाल 11th में वहीं हूँ मैं। पिछले साल जो आपने बोर्ड एग्ज़ाम लिखा, सुनने में आया कि आपने खुद की तैयारी किया हुआ एक कंप्यूटर प्रोग्राम इस्तेमाल किया। इसकी तैयारी कैसे किया और इसका प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? एक वाकया हो गया था। मैं 8वीं क्लास में था गुड़गांव ब्लाइंड स्कूल में, तो वहाँ पर एग्ज़ाम लिखाते टाइम बोर्ड का तो मेरा आंसर मेरे राइटर ने नहीं लिखा तो बड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि हमें किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है अपने विकास के लिए। और फिर दूसरे लोगों की भी परेशानियां मैं सुनता था। आए दिन मेरे दोस्त कहते थे कि पिछली बार मेरे साथ पेपर में ऐसा हुआ। तो मुझे लगा कि ये जो एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाने वाली जो ये परंपरा चली आ रही है कहीं टूटनी चाहिए और जो निर्भरता बनी हुई है ये ख़त्म होनी चाहिए। फिर ये प्रोग्राम बनाया गया और ये प्रोग्राम बेसिकली एक स्क्रिप्ट ट्रांसलेटर है। आपका राइटिंग सिस्टम है जहाँ पर आप 6 कीज से लिखते हैं और जो आपका आउटपुट है वो नॉर्मली प्रिंट में आता है। तो हिंदी बेस्ड प्रोग्राम है और साथ में आपको साउंड आउटपुट मिलता है जिससे कि ब्लाइंड उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। तो जो आप की इन करेंगे वो आप ब्रेल में की इन हाँ, जो की कॉम्बिनेशन हम इन करेंगे वो ब्रेल में होगी और जो आउटपुट आएगा वो नॉर्मली प्रिंट में आएगा। और इसमें यूनिकोड सिस्टम जो टेक्निकली चीज़ें हैं, यूनिकोड सिस्टम यूज़ हुआ है इसलिए यूनिवर्सल है ये। आप वर्ल्ड में कहीं भी अपने लिखे हुए को भेजिए वो यूनिक रहेगा, चेंज नहीं होगा। बाकी हिंदी की चीज़ें जो होती हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो लोग यूनिकोड यूज़ नहीं करते हैं। सतबीर, ये प्रोग्राम बनाने में आपको कितना वक्त लगा? तकरीबन 6 महीने में ये बन गया था पहले, लेकिन फिर मेरी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई। उसके बाद मैंने इसे दोबारा बनाया अगले 6 महीनों में, तो 1 साल कह लीजिए। आपका जो सॉफ्टवेयर ब्रेल फेज, इसका प्रचार के लिए आप क्या करना चाहेंगे? पिछले दिनों मीडिया में भी काफ़ी था ये, लेकिन दुख होता है कि अभी तक प्रोग्राम लोगों के पास नहीं पहुंच पाया क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। इसके लिए किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी न किसी को इसमें इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है कि उसकी मार्केटिंग कॉस्ट क्या होगी, कॉपीराइट हैं, तमाम तरीके के इश्यूज होते हैं जिनको सॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ आपका संगीत में भी रुचि है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
संगीत में वैसे तो काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, लेकिन बांसुरी सबसे ज़्यादा बजाता हूँ। तबला भी बजाता हूँ और हारमोनियम में है, कीबोर्ड जो होते हैं, ड्रम भी थोड़ा बहुत बजाता हूँ, लेकिन बांसुरी सबसे ज़्यादा सबसे अच्छी लगती है मुझे। सतवीर, आपका ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? आप आगे जाके क्या बनना चाहेंगे? देखिए, मैं आईटी के फील्ड में ही जाना चाहूँगा और मुझे लगता है यही एक समाधान है जो को विकलांगता से परे खींच सकता है। मैं चाहूँगा कि मैं सॉफ्टवेयर्स में और बाकी जो टेक्नोलॉजी है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है और तमाम तरीक़ों की चीज़ें यूज़ करके मैं चाहूँगा कि कुछ समाधान समस्याओं का निकल सके। स्कूल की पढ़ाई के बाद आप आगे अपनी तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए किस प्रकार की पढ़ाई करेंगे आप? हाँ, मेरे को एजुकेशन तो पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी। शायद अगर आईआईटी के दरवाजे खटखटा सकें हम, क्योंकि अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है ब्लाइंड के लिए। देखिए, अभी 2 बरस हैं, कोई समाधान निकल सका तो। आप किसी व्यक्ति या घटना के बारे में बताएंगे जो आपको इस दिशा में खींच लाया? एक ब्लाइंड आदमी के लिए एक चैलेंज है कि जब वो रोड पे खड़ा हो और बसें आ रही हैं और बार बार उसे पूछना पड़ रहा है कौन सी बस है। ये कुछ चीज़ें समस्याएं हो जाती हैं जब आपको सोचने पे मजबूर करती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना RFID के थ्रू, GPS के थ्रू हम इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी एक्सपर्ट लोगों से बात की, प्रॉब्लम सोल्व हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है ज़रा से कि उस तरफ लोगों का ध्यान जो है उस तरफ लोग सोचना शुरू करें। आज भी 2006 आ गया है, आदमी चांद पे जा रहा है, वहाँ रोबोट चल रहा है, वो नहीं टकरा रहा है, लेकिन एक दृष्टिबाधित व्यक्ति पृथ्वी पर चल रहा है, वो टकरा रहा है। आज भी उसे स्टिक लेके चलना पड़ रहा है, हद की बात है। एक प्लेन उड़ सकता है बिना पायलट के, एक आदमी बिना स्टिक के नहीं चल सकता। सतवीर, आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में दिलचस्पी है। एक दृष्टिहीन व्यक्ति होने के बावजूद आप ये आर्ट एंड क्राफ्ट कैसे करते हैं? देखिए, जब मैं ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड गुड़गांव में था तो वहाँ पर क्राफ्ट का भी सिखाया जाता है। तो वहाँ पर हम ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बनाया करते थे और काफ़ी वॉल हैंगिंग्स वगैरह। तो वहाँ पर कटिंग और पेस्टिंग का काम होता था ज़्यादातर उसी से, और कुछ पेंट से काम होते थे कि कई तरीके के चीज़ें होती कि ताकि जैसे कि आप रस्सी को पेंट में भिगा करके कार्ड में दबा कर खींचते हैं तो अलग तरीके के डिज़ाइन बनते हैं, या फिंगर्स पे पेंट लगा करके आप पुश करते हैं तो अलग अलग तरीके के डिज़ाइन निकलते हैं। तो अभी जब कंप्यूटर्स हमारे पास है तो हमने सोचा उस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके और अच्छे से करना चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं कि सिंपली जो हमको कटिंग बनानी होती है, जैसे कोई फ्लावर पॉट बनाना है या कुछ बनाना है, हम पहले ग्लेस पेपर या सिंपल किसी भी पेपर से ब्लैक कलर के वो कटिंग करके रख लेते हैं और उसके बाद उसको पेस्टिंग करके अच्छे से जो हमको शेप चाहिए शेप को स्कैनर पे स्कैन कर लेते हैं। देन एक सॉफ्टवेयर आता है फोटोशॉप, उसके अंदर हम उसको रख करके और उसमें कलर वगैरह करते हैं। जॉज जो ब्लाइंड लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, स्क्रीन रीडर, उसको स्क्रिप्ट किया जाता है। उसके बाद हम काफ़ी सारी चीज़ें कर पाते हैं। ये जो डिज़ाइनिंग और चित्रकला जो है ये दृष्टि से काफ़ी संबंधित है। आप देख नहीं सकते, तो आप इसमें कैसे काम किया? जो चित्रकला होती है उसमें तरह तरह के आयाम होते हैं कि आप इस दृष्टिकोण से, इस एंगल से बैठ करके उसको देखिए तो वो चीज़ आपको अलग तरीके की दिखाई देगी। ये डायमेंशंस को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है कई बार, लेकिन जहाँ तक कलर्स की बात है तो कलर में हम एक बार किसी की हेल्प ले करके, किसी नॉर्मल बंदे की, हम उस चीज़ को जो कलर कॉम्बिनेशन, जो बेस्ट कलर कॉम्बिनेशंस हैं उनको हम अलग से बैकेट में रख देते हैं कि ये हमारे सेव रहेंगे। फिर जब भी हमको उस तरह की कुछ मास्टर चीज़ें जो होती हैं वो बनाकर रख लेते हैं। फिर उनकी मिक्सिंग सीखनी पड़ती है ताकि हम जैसे कि शूज़ बना रहे हैं तो हम शूज़ के तरीके के कलर जो हमने मास्टर पीस में रखे हैं वहाँ से निकाल के डाल देते हैं, तो बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सतबीर, आपको कई अलग अलग क्षेत्रों में दिलचस्पी है। आप संगीत में भी रुचि रहते हैं, आप आर्ट एंड क्राफ्ट में भी दिलचस्पी है आपका। इसके अलावा कुछ और आप कहना चाहेंगे अपनी दिलचस्पी के बारे में? साउंड एडिटिंग करते हैं, डांस में काफ़ी इंटरेस्ट है। खाली टाइम में वैसे तो होता नहीं है, लेकिन जब भी होता है तो मैं इस तरीके के काम किया करता हूँ। शाबाश सतबीर, आपके बुलंद हौसलों की हम ही नहीं बल्कि सब दाद दे रहे हैं। एक जियाले इंसान के बारे में अमीन सयानी बता रहे हैं, जो कि साउथ अफ्रीकन हैं। अपने आप को ये एडवेंचरर और मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं। हाइन वैगनर इनका नाम है, जो कि वर्ल्ड लैंड स्पीड में रिकॉर्ड होल्डर हैं एज ए ब्लाइंड ड्राइवर। इन्होंने 269 किलोमीटर पर आवर की हैरत अंगेज स्पीड छुई है। पैदाइशी दृष्टिहीन हैं और इनके बारे में बता रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, अमीन सयानी।
हाइन वॉगनर ये एक ऐसे लाजवाब इंसान हैं जिन्होंने अपने अंधेरे जीवन में वो काम किए जिन्हें करना एक सामान्य इंसान के लिए भी शायद संभव न हो। जन्म से नेत्रहीन वॉगनर को शुरू ही से चुनौतियां पसंद थीं, जिनका सामना करते हुए उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की। वो मैराथन में दौड़े, 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़े, भारत में वर्ल्ड कप जीतने वाली साउथ अफ्रीकन ब्लाइंड क्रिकेट टीम में शामिल होकर खेले, सभी नेशनल आर्ट्स फेस्टिवल्स में बैट मैजिक नाम के एक बेहद मुश्किल कारनामे को अंजाम दिया और लंदन की ओपन यूनिवर्सिटी से अपना एडवांस्ड प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। उनकी इच्छा थी कि वो सबसे तेज नेत्रहीन ड्राइवर होने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराएं और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। वॉगनर ने अपने करियर की शुरुआत एक स्विच बोर्ड ऑपरेटर के रूप में की थी और वहीं से उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। कुछ समय पहले तक वो एक अमेरिकी कंपनी में इंटरनेशनल सेल्स मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। उनकी लीडरशिप में उनका विभाग लगातार सेल्स के नए नए रिकॉर्ड्स कायम करता रहा। 2004 में वॉगनर ने अपनी कंपनी खोली जिसका नाम रखा विजन ट्री। यह कंपनी मनोरंजन और शिक्षण प्रदान करने के साथ साथ असमर्थ लोगों को नौकरी दिलाने का काम करती है। वॉगनर की अगली तमन्ना है एरोप्लेन में ब्लाइंड वर्ल्ड एयर स्पीड रिकॉर्ड को तोड़ना। आशा है वो ये भी कर दिखाएंगे। ये क्या है? अजी पाकिस्तान जा रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी हाँ, 3rd ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हायला कब? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2006। कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? 9 के 9 जो क्रिकेट खेलती हैं सब जा रही हैं। अरे मोहतरमा आप कहाँ चली? अपनी सीट बुक कराने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। कॉल एट 264-981-66। भाई सच तो यह है कि जो जीता वही सिकंदर, सचमुच सिकंदर है हाइन। अमीन साहब आपका शुक्रिया कि हमें जानकारी दी आपने। और अब तुम हमें क्या दोगे अरशद? भाई एक शानदार खबर का तोहफा देंगे आपको। अच्छा। यूएस में एक नहीं बल्कि 2 कंटेस्टेंट हैं इस साल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं। वाकई? कौन है? क्रिस्टन कॉक्स मैरीलैंड में रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं और डेविड पैटरसन न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट्स के प्रतिनिधि हैं। तो क्या ये दोनों ही दृष्टिहीन हैं? जी हाँ, लीगली ब्लाइंड हैं ये दोनों। पैटरसन को शेप्स दिखाई देते हैं और वो थोड़े थोड़े वक्त के लिए क्लोज डिस्टेंस से पढ़ सकते हैं। क्रिस्टन बस लाइट और डार्क का फर्क उनको दिखाई देता है। पढ़ने के लिए ब्रेल या फिर टॉकिंग कंप्यूटर का इस्तेमाल उनके लिए जरूरी हो जाता है। वे ऐसे ही लोग सच्चे हीरोज हैं अरशद हमारे लिए। वो मुकाम आता है ना जब आप कहते हैं कि बस भाई अब नहीं हो सकता। हाँ, इससे आगे नहीं। लेकिन अगर आप उससे पार कर गए जी, तो फतह आपकी है। बिल्कुल सही कहा अरशद। और अब हम पहुंच रहे हैं अपने एडवाइस सेक्शन पर। इस दफा हम बातचीत करेंगे टीचिंग प्रोफेशन को अपना करियर बनाया जा सकता है और कितना बढ़िया रहेगा इसका चॉइस लेना। बातचीत कर रहे हैं हम डॉक्टर SR मित्तल से जो कि प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में। सलीमा, मैंने भी यहीं से तालीम हासिल की थी। अरे वाह, तब तो तुम्हें और मजा आएगा सुनने का कि डॉक्टर मित्तल हमें क्या बता रहे हैं। वैसे मैं ये बता दूं कि डॉक्टर मित्तल जो हैं वो 14 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और इससे पहले वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप देहरादून में काम कर रहे थे। बाय द वे ही इज MA M.Ed बाय क्वालिफिकेशन। डॉक्टर SR मित्तल ने अपने बचपन में अपनी नजर खो दी थी और आज उनसे बातचीत कर रही है रेणुका भगत। डॉक्टर मित्तल, आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि शिक्षण के क्षेत्र में रोजगार के कौन कौन से अवसर होते हैं? ब्लाइंड पर्सन और लो विजन पर्सन के लिए जो टीचिंग प्रोफेशन में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो स्कूलों में है और कॉलेजेस में है। स्कूल लेवल पे 3 तरह के टीचर्स होते हैं: प्राइमरी स्कूल टीचर, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर।
जैसे दिल्ली में कम से कम 400-500 लोग हैं ब्लाइंड पर्सन जो स्कूलों में जॉब कर रहे हैं। कॉलेज में भी जॉब्स टीचर्स को ब्लाइंड पर्सन को मिलती है टीचिंग की एज लेक्चरर्स, और हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, संस्कृत, म्यूज़िक, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि टीचिंग क्वालिफिकेशन का जो व्यक्ति है वो टीचिंग के अलावा भी एक एरिया होता है जिसमें उसको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और वो है रिसर्च एसोसिएट्स, रिसर्च फेलोज़, जूनियर एंड सीनियर रिसर्च फेलोज़ और रिसर्च असिस्टेंट्स, क्योंकि इनके लिए कोई विशेष अलग से क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता नहीं होती है। आजकल एक बहुत नया एक्सपेरिमेंट, नई चीज़ की शुरुआत हमारे देश में हो रही है, हालांकि पश्चिम में तो ये बहुत पहले से है, कि ऑनलाइन टीचिंग। तो मेरा मानना यह है कि ब्लाइंड पर्सन जो है, अगर उसके पास कंप्यूटर स्किल्स हैं और सब्जेक्ट नॉलेज है, सब्जेक्ट टीचिंग स्किल्स हैं, तो वो ऑनलाइन ट्यूटर का भी काम कर सकता है, गाइडेंस एंड काउंसलर का भी काम कर सकता है। वो इन अवसरों के लिए किन किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो होते हैं वो 11th एंड 12th यानी कि सीनियर सेकेंडरी क्लासेस जो होते हैं उनमें पढ़ाते हैं, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स जो होते हैं वो क्लास 6 to 10th पढ़ाते हैं। अगर उनकी मास्टर्स डिग्री है और टीजीटी की डिजिग्नेशन भी है तो उनको 11th-12th क्लास भी मिल सकती है। इनके लिए जैसी जॉब है वैसी क्वालिफिकेशन है। टीजीटी के लिए बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स/साइंस, और इसके अलावा उनका 1 साल का बीएड का कोर्स होता है, वो कोर्स उनको करना होता है। जो कॉलेज लेवल टीचर्स होते हैं, जिनको कि हम लेक्चरर्स आम भाषा में कहते हैं, व्याख्याता कहा जाता है, उनकी क्वालिफिकेशंस होती है मास्टर्स डिग्री इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स, एंड कुछ जगहों पर पहले नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो यूजीसी कंडक्ट करती है वो करना होता था, लेकिन आजकल इसको उन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया है अगर किसी व्यक्ति ने एमए के साथ एमफिल या पीएचडी और डिग्री ऑब्टेन कर ली है, और इसके अलावा 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर कोई स्टेट नेट को नहीं मानता है तो वो स्टेट लेवल के स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, जैसे तमिलनाडु वगैरह में स्लेट वगैरह होता है, उसको भी क्लियर अगर कर लेते हैं तो स्टेट के कॉलेजेस, क्योंकि कॉलेजेस भी हमारे यहाँ 2 तरह के होते हैं, एक तो यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश में, और बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। अध्यापकों का चयन या रिक्रूटमेंट किस तरह से होता है, और इन टीचिंग जॉब्स के लिए आवेदन किस प्रकार से किया जाता है? स्टेट टू स्टेट प्रोसीजर डिफर करता है, लेकिन 3 तरह से टीचर्स रिक्रूट किए जाते हैं आमतौर पर। पहला यह है कि कुछ स्टेट्स अपने यहाँ रिक्रूटमेंट बोर्ड्स टीचर्स के लिए उन्होंने बना रखे हैं, जैसे दिल्ली में DSSB है, तो वो एडवर्टाइज करते हैं और एप्लीकेंट्स को उस बोर्ड में अप्लाई करना होता है। फिर बोर्ड एक टाइम पे टेस्ट कंडक्ट करता है, मेरिट बनाता है, एंड देन अपॉइंटमेंट्स आर गिवन। दूसरा यह है कि कई स्टेट्स में अखबारों में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में टीचर्स की वैकेंसीज एडवर्टाइज होती हैं, और जो कॉलेज लेवल टीचर लेक्चरर्स होते हैं या कॉलेज टीचर्स होते हैं, उनका रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट के थ्रू होता है, यानी कि अखबारों में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, और ख़ास तौर पर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ AIU जिसको शॉर्ट फॉर्म है जिसका, वो लोग एक मैगजीन निकालते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सिटी न्यूज़। यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हमारे देश में चलने वाले टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में आप हमें कुछ बताइए। एक तो जनरल स्कूल के टीचर्स के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, और एक स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स के लिए, जिनको कि हम स्पेशल एजुकेटर कहते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं। लेकिन हम यहाँ जनरल स्कूल के टीचर्स की बात ज़्यादा करेंगे, और इन टीचर्स के लिए जो ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक जिनको हम कहते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, DETE, जिनको कुछ स्टेट्स में अभी भी BTC या JBT के नाम से कहा जाता है, बेसिक ट्रेनिंग कोर्स, और जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कोर्स। इनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन होती है +2। इसके अलावा जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स को BEd कोर्स करना होता है, वो टीचर एजुकेशन कॉलेजेस में होते हैं या फिर यूनिवर्सिटी के टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं। जो डिप्लोमा लेवल कोर्सेज हैं उनकी 2 साल की ड्यूरेशन होती है, और जो BEd कोर्सेज होते हैं वो 1 साल ड्यूरेशन के होते हैं। डिप्लोमा लेवल अभी डिस्टेंस मोड से कहीं नहीं चल रहे हैं मेरी जानकारी में, लेकिन BEd लेवल कोर्सेज जनरल टीचर्स के लिए भी
और स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में भी डिस्टेंस मोड से भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। प्रोफेसर मित्तल, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए या टीचिंग जॉब्स में दृष्टिहीन लोगों के लिए आरक्षण का क्या कोई प्रावधान है? पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है, डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए जो 95 का एक्ट है, उस एक्ट में 3% रिजर्वेशन की बात की है उन्होंने, और इन 3% रिजर्वेशन में से 1% 3 मेजर डिसेबिलिटीज को दिया गया है। तो 1% ब्लाइंड एंड लो विजन के लिए जो है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, दोनों सूरतों में, एडमिशन इन ट्रेनिंग कोर्सेस उसमें भी और जॉब्स में भी 1% अवेलेबल है। लेकिन यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा, कॉलेज टीचर्स में 1% रिजर्वेशन जो मिलता है वो केवल एंट्री पॉइंट पे मिलता है, यानी कि लेक्चरर में। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि एक दृष्टिहीन अध्यापक को अपने करियर में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनका हल आपके अनुसार किस प्रकार निकल सकता है? सबसे पहली जो कठिनाई होती है, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है ब्लाइंड पर्सन को, मैं ये मानता हूँ कि वो है उसको अपने सब्जेक्ट में नवीनतम जानकारी प्राप्त करने की, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग मटेरियल अपने लिए एक्सेसिबल फॉर्मेट में, एक्सेसिबल मोड में प्राप्त कर सके। दूसरी चीज़ जो मैं मानता हूँ वो ये है कि उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी कक्षा के छात्रों की आवाज़ से, अपनी कक्षा के छात्रों के व्यवहार से अच्छी तरह से परिचित हो। हाँ, आपको साल में 3-3, 4-4, 5-5 टेस्ट होते हैं, बच्चों की संख्या भी ज़्यादा होती है, तो उनके करेक्शन कैसे करोगे? देखिए, करेक्शन करने के लिए जो तरीके मैंने अपनाए हैं अपने टीचिंग प्रोफेशन के दौरान, करियर के दौरान, और मेरी जानकारी के अनुसार जो और लोग भी मेरे जैसे हैं वो तरीके फॉलो करते हैं, वो ये है कि वो टेस्ट पेपर्स पढ़वा कर करेक्ट करते हैं, और ये एक सोशली लीगली एक्सेप्टेबल वेज हैं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 0989600555 पर फोन लगाएं। अगर आप हरियाणा से फोन कर रहे हैं तो 9896000555 पर फोन करें। और याद रहे कि दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, एक बीप सुनाई देगी, जिसके बाद आप अपनी पूरी बात मशीन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर SR मित्तल कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। और सलीमा जी, आपको कुछ याद है कि आज क्या है? आज क्या है भैया? हमारे साथ नवरोज देसाई जी हैं, प्रोफेशनल कीबोर्ड और पियानो प्लेयर। अरे वाह, मुंबई के। ये रेगुलरली किसी होटल में बजाते हैं। ही इज ब्लाइंड सिंस अर्ली चाइल्डहुड, और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में अपना जलवा बिखेरेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा इस प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं तो एक मौका है, वो ये कि ये तमाम प्रोग्राम्स जो हमने पीछे किए हैं वो CD और कैसेट्स पे अवेलेबल हैं। अगर आप इन्हें हासिल करना चाहते हैं, इन्हें पाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इतनी जहमत करनी पड़ेगी कि आप हमें हमारे एड्रेस पे लिखें, ईमेल के जरिए, या फिर जिस तरह से भी आप राब्ता कायम करते हैं हमसे वैसे करें, और बाकी की जानकारी आपको मिल जाएगी। और अब आ जाइए हमारे प्रश्न के ऊपर। प्रश्न कौन सा? प्रोग्राम 24 का। और अगर मैं आपको याद दिला दूं अरशद कि वो सवाल था, व्हाट कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन? याद है आपको? नहीं, जवाब नहीं पूछ रही हूँ, पूछ रही हूँ कि सवाल याद है कि नहीं। सवाल तो मुझे बहुत सारे याद हैं, अच्छा, जवाब नहीं मालूम। अब बताओ। ओह अच्छा, बता दिया तुमने कि तुम्हें जवाब नहीं मालूम है। चलिए मैं आपको बताती हूँ लिसनर्स कि इसका जवाब है द ऑप्टिक नर्व। और भैया आपको ये मैं बता दूं कि इसका सही जवाब किसने भेजा है,
हमें जो सही जवाब मिला है वो राजकोट के महेश का। भैया आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। फिलहाल वक्त आ गया है हम दोनों को इजाजत लेने का। तो मैं हूँ सलीमा रजा और मैं अरशद। हम दोनों आपसे कहते हैं खुदा हाफिज। और बहुत ज़रूरी बात जो आपसे करनी है, हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हों, मेडिकल हों, अधिकारों से संबंधित रखती हों, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें। ये है iWay रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। iWay, ये है रोशनी का कारवां। iWay। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी